हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ। फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक छोटी-सी 10 मिनट की क्लास लेकर, जहाँ हम न्यूज़पेपर के किसी न किसी एक विशेष कंटेंट को लेकर हमारी मुख्य परीक्षा पे कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ करंट अफ़ेयर्स को जोड़ते हैं। ऐसी छोटी-छोटी सी तकनीकें, ऐसी छोटी-छोटी सी ट्रिक्स जो कि आपके जो कंटेंट है उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकती हैं। उन छोटे-छोटे कटिंग्स को उपयोग करके हम अपने मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा को अपडेट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ हम सामने आपके एक छोटी-सी न्यूज़ रखे हैं। न्यूज़ है मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति से पर्यावरण संरक्षण। हो सकता है कि अगले एग्ज़ाम में या ये जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, इसमें आपको ये 2 मार्कर या छोटे-छोटे 2 मार्कर क्वेश्चंस में मिले, क्योंकि ये भारत में अपनाई गई पद्धति है। मियावाकी पद्धति का संबंध किस चीज़ से है? पर्यावरण से है। अगर इस न्यूज़ को हम थोड़ा-सा अच्छे से डीप में जाकर पढ़ें, तो आप सब लोग यहाँ रीड कर पा रहे होंगे, साफ-साफ शब्दों में लिखा हुआ है, महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज को हरा-भरा बनाने के लिए मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया गया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही से ये बातें हकीकत में क्या है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये 2 नंबर में बहुत अच्छा आंसर लिख बता सकती है। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज को हरा-भरा बनाने के लिए हमने मियावाकी पद्धति का उपयोग किया। प्रशासन का पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। जापान में विकसित इस पद्धति के अंतर्गत पौधों को उनकी प्राकृतिक वृद्धि दर, ये पहला पॉइंट है, पौधों को उनकी प्राकृतिक वृद्धि दर, मिट्टी की गुणवत्ता और जलवायु के अनुसार चुना जाता है। मतलब आप जो पौधा बोने जा रहे हैं, उसका चयन ही इन 3 आधारों पर किया जाएगा कि पौधे की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है वो कैसी है, वो कैसी मिट्टी में पनपता है, उसे उसी मिट्टी में लगाया जाएगा और वहाँ की जलवायु कैसी है, उस पौधे को कैसी जलवायु चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ताकि पौधे न केवल जल्दी विकसित हो ताकि पौधे न केवल जल्दी विकसित हो, बल्कि लंबे समय तक हरियाली प्रदान कर सके। एक इस प्रक्रिया में पौधे के बीच की दूरी का खास ध्यान रखा जाता है, जिससे आपस में प्रतिस्पर्धा से तेजी से वे बढ़ते हैं और घना जो है जंगल जैसा पर्यावरण तैयार हो जाता है, घना वन क्षेत्र तैयार हो जाता है। इससे न केवल वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, बल्कि शहर के तापमान को भी संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो यहाँ बड़े अक्षरों में लिखा है, बड़े आयोजन के दौरान भीड़ के कारण उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह पहल अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकती है। अभी-अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया और विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या अर्थात 66 करोड़ साढ़े 66 करोड़ लाख करोड़ जनसंख्या ने वहां जाकर के स्नान किया, जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण को या उस जगह के प्रदूषण को कम करने के लिए वहां पर मियावाकी पद्धति को अपनाया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ यह पद्धति स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में भी कारगर सिद्ध होती है। आप सोचिए कि प्रयागराज में जब एक साथ 66 करोड़ लोग जाएंगे कुछ निश्चित समय के लिए, वहां में प्रदूषण की स्तर कितना उच्च होगा, लेकिन उसे भी हमने उस स्तर पर नहीं पहुंचने दिया। उसका रीजन रहा मियावाकी पद्धति। आगे बढ़ते हैं, यह मियावाकी पद्धति को अपनाया जाए तो यह न केवल शहरी प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी, बल्कि शहरों में हरित आवरण का विस्तार करने का आदर्श मॉडल भी प्रस्तुत करेगी। आपको इन छोटी-छोटी बातों का उपयोग करके अपने जो आंसर होते हैं, उनको एक बेहतरीन आंसर के रूप में बदलना है। बस इतनी एक छोटी-सी कटिंग थी। एक टॉपिक हमने कवर कर लिया पर्यावरण का। इसमें से मैं कुछ फैक्ट निकाल करके नहीं बता रहा हूँ, ये आप ही पर छोड़ा जा रहा है। एक और फैक्ट हम या एक और न्यूज़ हम साथ में कवर करते हैं। चलिए अब हम एक ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जो जनरली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग इथिक्स में ज्यादातर बातें जो है वो करंट अफेयर्स की जोड़ना नहीं चाहते। मैं 3 छोटी-छोटी न्यूज़ बताऊंगा आपको। पहला न्यूज़ है आत्म केंद्रित समाज।
इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द या ये जो ऑडिटोरियल का एक हिस्सा होता है जिसमें वो इथिक्स या जो नैतिकता या सामाजिक जो सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए कुछ आर्टिकल्स देते हैं, वे बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे इस पॉइंट पर हम फोकस करते हैं, आत्म केंद्रित समाज नाम हेडिंग है और इसका पूरा जो उपयोग है वो इथिक्स के पेपर में और सोशियोलॉजी के पेपर में किया जा सकता है। अब कहाँ यूज करना है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इस न्यूज का उपयोग आप लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों की स्थापना वाले चैप्टर में कर सकते हैं। इस न्यूज का उपयोग आप समाज शास्त्र नाम का जो पेपर है या समाज शास्त्र जो हमारा दूसरा पेपर है उसके दूसरे वाले पार्ट में पहले वाले जो पार्ट है वहां आप इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं। चौथे वाली जो यूनिट है जिसमें हमें शिक्षा संघर्ष निजीकरण ऐसे टॉपिक दिए वहां पर भी आप इस न्यूज का उपयोग कर सकते हैं। आप इसको आराम से शांति से पढ़िए। बहुत छोटा सा आर्टिकल है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। शहरी हरित संस्कृति, शहरी हरित संस्कृति हमें आधुनिकता और आर्थिक उन्नति के का एहसास कराती है। वहीं यह हमें नए युग के सपने दिखाती है जहां अवसरों में कोई कमी नहीं है। हम अपनी मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके कई नकारात्मक प्रभाव हैं। बस अब यहाँ से हमारे काम की न्यूज शुरू होगी। यहाँ शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव जो है, शहरीकरण शहरीकरण नगरीकरण ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस का, नगरीकरण के नकारात्मक प्रभाव, वहां आप चाहकर भी इतने अच्छे शब्दों का उपयोग करके नहीं लिख सकते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है। हमें सामाजिक और मानसिक रूप से पीछे धकेल रही है। आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि शहरीकरण नगरीकरण सामाजिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को पीछे धकेलता है। अगले पॉइंट में लिखा है शहरी जीवन तेज रफ्तार से व्यक्ति अक्सर अपने व्यक्तिगत संबंधों और मानवीय संवेदनाओं को भूल जाता है। तो शहरीकरण नगरीकरण का दूसरा जो बेड इफेक्ट है, दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव है वो ये है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत संबंधों और मानवीय संवेदनाओं को भूल जाता है। फिर तीसरा, यह लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते और अकेलापन बढ़ता जाता है। तीसरी समस्या है शहरीकरण की, अकेलापन। देखो, आप जब भी सिलेबस को पढ़ेंगे तो आपको शहरीकरण के लाभ मिलेंगे, शहरीकरण की हानि बहुत मुश्किल से मिलेगी। इस न्यूज़पेपर के जरा से आर्टिकल्स में ये 15-20 लाइन का छोटा सा आर्टिकल है जिसमें साफ साफ लिखा है कि शहरीकरण की क्या क्या समस्या है, शहरीकरण या नगरीकरण नगरीकरण के क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो वो कहता है कि व्यक्तिगत संबंधों को खो देता है इंसान, दूसरा मानवीय संवेदनाओं को खो देता है, तीसरा अकेलापन बढ़ते जाता है, चौथा बोलता है वो सामाजिक और मानसिक रूप से वो पिछड़ जाता है। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स की पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। आगे कहता है लोगों के बीच संवेदनशीलता और सहयोग की भावना कम होती जा रही है क्योंकि सभी अपने व्यक्तिगत लक्ष्य और सफलता की कभी ना खत्म होने वाली अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। शहरीकरण आपको किस चीज में झोंक देता है? शहरीकरण आपको कभी ना खत्म होने वाली अंधी रेस का हिस्सा बना देता है। एक रेट रेस हो रही है शहरों में जहां हर व्यक्ति अधिकतम पैसा कमाना चाह रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसा करके कमा करके कहाँ पहुंचना चाह रहा है उसे भी नहीं पता। ये भी एक हानि है। यहाँ आप लिख सकते हैं इनको बहुत अच्छे से, आप इनको यहाँ से कवर करके लिख सकते हैं। इस पॉइंट को यूज कैसे करेंगे, इसको मैं इसमें से कुछ काम की बातें मैं आपको निकाल कर दे रहा हूँ। एक छोटा सा इथिक्स का या हम समाज सोशियोलॉजी का एक आर्टिकल ले सकते हैं और उसमें हम शहरी जीवन के क्या दुष्प्रभाव है उन्हें लिखेंगे। पहला, शहरी जीवन जो है, शहरी जीवन तेज रफ्तार जो है, तेज रफ्तार व्यक्ति अक्सर अपने व्यक्तिगत संबंधों और मानवीय संवेदनाओं को भूल जाता है। ये इसका पहला हमने पॉइंट लिख दिया। यह लोगों को एक दूसरे के साथ समय कम मिलता है, इससे अकेलापन बढ़ता है, लोगों के बीच संवेदनशीलता और सहयोग की भावना कम हो जाती है, सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और सफलता की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ का, अंधी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं, आत्म केंद्रित और हृदयहीन वातावरण विकसित हो जाता है, लोग प्राकृतिक जीवन से दूर हो जाते हैं। ये इस आर्टिकल में बहुत साफ सुथरी सी कमियां बताई गई हैं, आपको ये याद रखनी है।
और आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटी छोटी सी बातें इसी आर्टिकल्स के अगले हिस्से से मैं आपको बताता हूँ। इसी आर्टिकल में एक जगह लिखा हुआ सशक्तिकरण की राह। ये भी बहुत अच्छी आपको न्यूज है जो आपको आपके सोशियोलॉजी और इथिक्स वाले पेपर में बहुत काम की हो सकती है। हमारे देश में महिलाओं का अब हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार मिल रहे हैं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में या कोई अन्य क्षेत्र। इसका कारण आज महिलाएं और लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। खेल में भी लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पीटी उषा, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर, दीपिका कुमारी, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का हुनर दिखाया। आपको महिला सशक्तिकरण में क्या-क्या कीवर्ड्स, क्या-क्या बातें लिखनी है वो यहाँ से पता चलेगा। और अगले तीसरा एक और हिस्सा है इस आर्टिकल्स का, उसमें भी कुछ बातें लिखी हुई है और वो बहुत जबरदस्त है। जवाबदेहिता का बोझ। इस आर्टिकल्स में आपको वृद्धावस्था की क्या-क्या समस्याएं हैं, वृद्धावस्था की समस्याएं, ये पॉइंट यहाँ से मिल सकते हैं। देखो, जवाबदेहिता का बोझ अंदर लिखा कि अक्सर देखा जाता है कि वृद्धावस्था में अकेलापन बढ़ जाता है। बुजुर्गों के लिए भयावह स्थिति है। उम्र की ढलान पर स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं शुरू हो जाती है। आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक अलगाव, पारिवारिक उपेक्षा जैसी समस्याएं भी पनपती है। क्या ये बातें असली में वृद्धजन की समस्या है? वृद्धजन की समस्याएं काउंट करो, देखो यहाँ पहला पॉइंट लिखा है अकेलापन की समस्या, दूसरा आर्थिक सुरक्षा, तीसरा सामाजिक अलगाव, चौथा पारिवारिक उपेक्षा, फिर यहाँ स्वास्थ्य का बिगड़ना। ये तो आपको सीधे सीधे पॉइंट मिल रहे हैं कि हम इनका उपयोग करके अपने सिलेबस में अपनी चीजों को और ज्यादा अपडेट कर सकते हैं, अच्छे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। आज का जो आर्टिकल्स मैं आपको सिखाना चाह रहा था वो केवल न्यूज से ये नहीं सिखाना चाहता था कि हम कैसे अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को, कैसे हम अपने कंटेंट में अच्छे से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके प्रेजेंटिंग करने का तरीका कैसा अच्छा बना सकते हैं, वो भी हम यहाँ से सीख सकते हैं। देखो, आर्टिकल लिखा है जवाबदेहिता का बोझ और इसमें वृद्धावस्था की समस्याएं गिनाई गई हैं। अकेलापन, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या, आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक अलगाव, पारिवारिक उपेक्षा, चिंता, आत्महत्या और जो है आखिरी में अकेलापन, ये सब पॉइंट्स इसमें गिनाए गए हैं। यहाँ लिखा हुआ है नया दौर। समय के साथ बदलाव स्वाभाविक है, पर जब यहाँ बदलाव हमारी जड़ों को ही नष्ट करने लगे तो चिंता स्वाभाविक है। ये एक बहुत अच्छी लाइन जो इस आर्टिकल में लिखी हुई थी, वो मुझे लगी कि हम समय में परिवर्तन करना चाहते हैं, हर चीज में नयापन का चाहते हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसा परिवर्तन जो आपकी जड़ों को खोद दे, जो आपकी जड़ों को नष्ट कर दे, वो परिवर्तन कारगर नहीं होता। यहाँ लिखा हुआ है समय के साथ बदलाव स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही है, सब में होना चाहिए, पर जब यहाँ बदलाव हमारी जड़ों को ही कमजोर करने लगे तो चिंता होना जरूरी है, आपको उसे रोकना जरूरी है। छोटे छोटे 2-3 आर्टिकल से मैंने सोशियोलॉजी और इथिक्स में कैसे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा कंटेंट उपयोग करके हम अपनी चीजों को अपडेट बना सकते हैं, इन पर आपके सामने बात की। मैं आशा करता हूँ कि इसका उपयोग करके आप अपने आप को और अपने कंटेंट को अपडेट करेंगे। चलिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।